प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की और सांप की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं। लड़की की शादी सांप के साथ क्यों कर दी गई और लड़की के साथ सांप ने क्या किया, आइए सुनते हैं ये वाकया। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। किसी जगह एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह काफी अक्लमंद और समझदार था। एक मर्तबा वह बीमार हो गया तो हकीम ने उसका मुआयना करके बताया कि आपको सैर करना चाहिए, जंगल में शिकार के लिए जाना चाहिए, इससे आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी। बस फिर क्या था, सिपाहियों को हुक्म दे दिया गया कि सब तैयार रहे, सुबह सवेरे ही बादशाह शिकार के लिए निकलेंगे। अगले दिन सुबह के वक्त बादशाह महल से निकले, यहां तक कि दोपहर के वक्त जंगल पहुंचे और शिकार करना शुरू कर दिया। बादशाह को एक खूबसूरत हिरण दिखाई दिया और बादशाह उसके पीछे अपने काफिले से दूर निकल आए, यहां तक कि नजरों से दूर हो गया और बादशाह उस घने जंगल में गुम होकर रह गए। इससे पहले कि बादशाह अपने घोड़े को वापसी जाने के लिए मोड़ते, उन्हें ऐसा लगा कि कोई ज़ारो कतार रो रहा है। अब उन्होंने अपने घोड़े को आवाज की तरफ मोड़ा तो यह देखकर हैरान रह गए कि सामने से एक लड़की दुल्हन के लिबास में बादशाह की तरफ भागती चली आ रही है। भागते भागते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह औंधे मुंह गिर पड़ी। बादशाह ने यह देखा तो फौरन घोड़े से नीचे उतरे और उस दोशीज़ा के पास आकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? आप क्यों भाग रही हैं? और यह दुल्हनों वाला लिबास, सब कुछ ठीक तो है ना? उस लड़की ने हिरासा नजरों से बादशाह को देखा और फिर उठकर जैसे ही भागने लगी तो बादशाह ने उसको रोक लिया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे जाने दीजिए, मुझे बादशाह से मिलना है। मैं बहुत मुश्किलों से अपने घर से भागी हूं, यहां तक कि पिछले 3 दिन से कैदी हूं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बादशाह से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। ये सुनते ही बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने उस दुल्हन को, जो बिल्कुल हवास बासाख्ता रो रही थी, उसे चुप करवाने के लिए उन्होंने अपनी पहचान जाहिर कर दी और कहा, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं मुझसे अर्ज कर सकती है। मैं ही इस सल्तनत का बादशाह हूं और इस वक्त महल में मौजूद नहीं बल्कि शिकार के लिए इस जंगल की तरफ आया हूं। मैं अपने काफिले से जुदा हो चुका हूं। आपको बादशाह से क्या कहना है और किस सिलसिले में मिलना है? आपका बादशाह आपके सामने ही हाजिर है। यह सुनते ही उस लड़की की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने आसपास नजर दौड़ाई। इससे पहले कि वह कुछ कहती कि उसे इस शख्स पर भरोसा नहीं है जो ना जाने सच में बादशाह है भी या नहीं और खुद को बादशाह जाहिर कर रहा है। वह अपना मसला कैसे कहे? वह इसी सोच में मुब्तला थी कि इतने में उसे सामने से बहुत से घोड़ों पर सवार सिपाही नजर आए। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि यही शख्स बादशाह है। उसने सुकून का सांस लिया और बादशाह के सामने हाथ जोड़ दिए। कांपती आवाज में कहने लगी, बादशाह सलामत, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, यहां तक कि आप लोगों के बहुत से मसाइल हल करते हैं, लेकिन मेरी बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मेरा मसला सुनते ही आप हैरान हो जाएंगे। बादशाह ने उस दुल्हन की तरफ देखा और कहा, मैं सल्तनत का बादशाह और आवाम का खादिम हूं। आप बिला झिझक अपना मसला मुझसे बयान करें, इंशाअल्लाह मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह सुनते ही वह लड़की रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रूंधे हुए गले से कहा, बादशाह सलामत, मेरा मसला सबसे अलग और जुदा है, यहां तक कि सबसे अनोखा भी। मेरी शादी कल रात को एक सांप से तय कर दी गई है और वह सांप सारी रात मेरे जिस्म को नोचता रहा है, यहां तक कि मेरे पूरे जिस्म पर उसके नोचने कसोटने के निशान मौजूद हैं। बादशाह ने उसकी बात सुनी तो हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारी शादी सांप से कैसे हो गई? वह लड़की फिर रोने लगी और कहने लगी, मेरा मसला यह नहीं कि मेरी शादी सांप से हो गई है, बल्कि वह सांप मुझे हर दर्जा अजियत और तकलीफ देता है। आप मुझे इस अजियत से निजात दिलवा दीजिए, मेरी मदद कीजिए। इस वक्त मैं घर से भाग कर आई हूं क्योंकि वह सांप घर में मौजूद नहीं है। रात होते ही वह घर में ना जाने किधर से निकल आता है और मेरे पूरे जिस्म को नोचता रहता है, यहां तक कि मेरी चीखें बुलंद होते होते सुबह हो जाती हैं। मैं शदीद तकलीफ से गुजरती हूं। वह नौजवान लड़की अब बाकायदा बादशाह के आगे हाथ जोड़कर झारो कतार रोने लगी, यहां तक कि उसकी हिचकियां बंध गईं। बादशाह ने उसे दिलासा दिया, तसल्ली दी और कहा, ऐ नौजवान लड़की, तुम्हारी कहानी अनोखी जरूर है, लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो कुछ कह रही हो वह सच है। बस बादशाह ने यह बात कही थी कि उस लड़की ने अपना दुपट्टा हटाकर अपने बाजू के पास सांप के दांतों के निशान बादशाह को दिखा दिए। अब बादशाह को यकीन आ गया। उन्होंने नौजवान लड़की से मजीद कुछ भी ना कहा, बल्कि सिर्फ इतना कहा, जल्द ही तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खौफजदा हो
और भागकर यहां निकल आई हो। चुनांचे मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दोबारा अपने घर चली जाओ, रात तक तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ये सुनते ही नौजवान लड़की वहां से उठकर दोबारा एक सिमत भागने लगी। बादशाह ने अपने कदम वापसी के लिए बढ़ा दिए। तमाम सिपाही हैरान रह गए कि आखिर बादशाह को क्या हो गया। सुबह तक तो उनका मिजाज बहुत ज्यादा खुशगवार था। अब शाम होते ही वह वापस महल की तरफ लौट जाने का कह रहे हैं, जबकि उन्होंने तो यह कहा था कि पूरे 2 दिन तक वह शिकार करेंगे और जंगल में पड़ाव डालेंगे और सल्तनत के कोई भी काम अंजाम नहीं देंगे, बल्कि वह यहां आने से पहले तमाम जिम्मेदारियां बांट कर गए थे। लेकिन अब अचानक बादशाह का यूं फैसला बदलना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी पूछे बगैर वह बादशाह के साथ चलने लगे। यूं वह लश्कर जो दोपहर में ही जंगल में पहुंचा था, शाम होते ही दोबारा महल आ पहुंचा। महल में पहुंचने के बाद जब बादशाह की बीवी ने उसे उदास देखा तो पूछने लगी, क्या बात है बादशाह सलामत, आप उदास क्यों हैं? बादशाह ने जंगल में पेश आने वाला वाकया मलका को बता दिया और कहने लगे, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात चल रही है कि आखिर उसकी शादी सांप से किसने कर दी, और वह सांप जो अब तक उसके जिस्म को नोचता रहा है उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सका। मैंने तो सुना है कि सांप का डसा इंसान अगर वक्त पर उसे इलाज ना मिल पाए तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन यह लड़की सांप के इस तरह जिस्म पर टूटने के बावजूद भी किस तरह जिंदा है, यह मेरी समझ से बाहर है। यह मसला मुझे बेहद गंभीर लग रहा है, यानी इसके पीछे जरूर कोई और ताकत काम कर रही है। इसलिए मैंने फौरन से अपना शिकार मुलतवी कर दिया और यहां महल में आया हूं, ताकि अपने जहन को पुरसुकून करके ठीक तरह से उस लड़की के मसले का हल सोच सकूं। बादशाह की बात सुनकर मलका आलिया ने भी बेहद हैरानी का इजहार किया और कहा, वाकई में यह मसला इंतहाई संगीन लग रहा है और इसके पीछे मुझे लग रहा है कि कुछ शैतानी ताकतें काम कर रही हैं। चुनांचे आपको इसकी भरपूर तहकीक करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि आखिर उस लड़की की शादी सांप से किसने करवाई और सब करने की क्या वजह है। बादशाह ने हाँ में सर हिलाया और फौरन से अपना लिबास तब्दील किया और महल के दरबार में पहुंच गए और कुछ सिपाहियों को बुलाकर यह बात समझाई कि जंगल में उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने अपने एक खास सिपाही को बुलाया और कहा कि कुछ सिपाही साथ ले लो और तुम लोग उसी जंगल में जाइए और जाकर मालूम कीजिए कि आखिर उस लड़की का ठिकाना कहाँ है और उस लड़की की बात में कितनी सच्चाई है। क्या वह वाकई में सच बोल रही है? क्या वाकई में उसके साथ यह किस्सा हुआ है? अभी के अभी महल से रवाना होकर वहां जंगल में जाकर तहकीकात कीजिए और मुझे रात होने से पहले सारी मालूमात मिल जानी चाहिए। उन्होंने अपने वफादार सिपाही के साथ 2 और सिपाहियों को भी जाने का हुक्म दे दिया। बादशाह का हुक्म सुनते ही सिपाही अपने घोड़ों पर रवाना हो गए और बादशाह वहीं तख्त पर बैठकर उनका इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ बादशाह का हुक्म सुनते ही 3 सिपाही दोबारा उसी जंगल की तरफ रवाना हो गए जहां बादशाह को वह लड़की मिली थी और उसने अपना मसला बयान किया था। वहां जंगल में पहुंचते ही उन्हें मालूम हुआ कि यहां तो कोई इंसान मौजूद ही नहीं है और ना ही कोई बस्ती है। यहां तक कि चलते चलते वह जंगल से भी बहुत दूर निकल आए। तब उन्हें आबादी के आसार नजर आए और उन्हें कतार में 10 झोपड़ियां एक ही सिमत में बनी हुई नजर आई। वह आहिस्ता आहिस्ता उन झोपड़ियों की जानिब बढ़ने लगे। वहां गुप्त अंधेरा छाया हुआ था और क्योंकि रात गहरी हो रही थी इसीलिए सन्नाटा छाया हुआ था। यहां तक कि वह वहीं झाड़ियों के पास रुककर इस बात का इंतजार करने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। इसी दौरान उन्हें उसी जंगल की तरफ से अपने कंधे पर एक थैला लटकाए एक आदमी गुजरता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में उन्होंने उस आदमी का चेहरा न देखा, अलबत्ता यह देखकर अच्छी तरह मालूम हो रहा था कि उसके थैले में कोई बहुत भारी चीज है जिसे वजन के वजह से उठा नहीं पा रहा था। सिपाही यह देखकर चौकन्ना हो गए और झाड़ियों में छुपकर देखने लगे कि आखिर इतनी रात को यह शख्स अपने कंधे पर थैला लटकाकर जा कहाँ रहा है। यहां तक कि उस शख्स के कदम उसी कतार में बनी सबसे आखिरी झोपड़ी की तरफ उठे और वह उस झोपड़ी में अंदर चला गया। सिपाहियों ने एक दूसरे की जानिब देखा और आहिस्ता से बढ़कर उस झोपड़ी के पास आकर ठहर गए। अभी उस शख्स को अंदर गए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक जोरदार चीख बुलंद हुई और उन्हें लड़की की घुट घुट कर रोने की आवाज सुनाई देने लगी। यहां तक कि रात के अंधेरे में वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ से चीख रहा हो और बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो। यह सुनते ही वे तीनों सिपाही फौरन झोपड़ी के अंदर भागे जहां वह आदमी दाखिल हुआ था। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए तो यह देखकर हैरान रह गए
कि वहां एक लड़की सुर्ख रंग के लिबास में दुल्हन बनी बैठी थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। यहां तक कि उन सिपाहियों ने चारों ओर उस आदमी की तलाश में नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दूसरी ओर वह लड़की एकदम से बेहोश हो गई। सिपाहियों ने वाज़ेह तौर पर देखा कि उसके जिस्म पर तशदूद के निशानात नजर आ रहे थे और सांप के काटने के निशान जगह जगह मौजूद थे। लेकिन ना तो झोपड़ी में उन्हें कोई सांप दिखाई दिया और ना ही वह शख्स जिसे उन्होंने झोपड़ी के अंदर दाखिल होते देखा था। यह देखकर सिपाही हैरान हो गए, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने वापसी की राह ली। जैसे ही वे घोड़ों पर सवार हुए, उन्हें झोपड़ी के पास अजीब सनसनाहट की आवाज सुनाई दी। इससे उन्हें यकीन हो गया कि सांप यहीं कहीं मौजूद है और रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में अपने बिल में छुपा हुआ बैठा है। उन्होंने जो मंजर देखा उसे बयान करने के लिए वे महल की जानिब रवाना हो गए। महल पहुंचकर एक सिपाही ने आगे बढ़कर उन्हें सारा माजरा कह सुनाया और कहने लगा, बादशाह सलामत, उस लड़की के रोते ही हम फौरन झोपड़ी के अंदर गए, लेकिन यह देखकर हैरान रह गए कि ना तो वहां कोई आदमी था जिसे हमने झोपड़ी के अंदर दाखिल होते हुए देखा था, और ना ही उस लड़की के आपकी शिकायत के पेशे नज़र वहां सांप मौजूद था, बल्कि हमने झोपड़ी का चप्पा चप्पा छान मारा। झोपड़ी क्या थी? फकत एक कमरा था और उसकी चार दीवारी, लेकिन उसके अंदर ना हमें सांप दिखाई दिया और ना ही वह शख्स हमें मिला। फिर दूसरे सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत, सिर्फ 2 सिपाही झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए थे और एक सिपाही को हमने झोपड़ी के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा किया हुआ था। उस सिपाही ने भी हमें बताया कि ना यहां से दोबारा कोई निकला है और ना कोई भागा है। अब आप ही बताएं। यह अजीबोगरीब माजरा देखकर हमें कुछ समझ न आया, लिहाजा हमने एक ऐसा कदम उठाया जो आपने हमें करने का हुक्म तो न दिया था, लेकिन हमें मजबूरन करना पड़ा। बादशाह चौंक गए और सिपाहियों से पूछा, तुमने कौन सा कदम उठाया है? तो सिपाहियों ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, उस लड़की की हालत इंतहा नाजुक थी। उसके पूरे जिस्म पर लाल धब्बे मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे सांप के काटने के निशानात हो। यह अलग बात थी कि वहां हमें सांप कहीं भी नजर नहीं आया। उसकी हालत को देखते हुए हमने फैसला किया कि हम उसे लेकर शाही हकीम के पास इलाज के लिए लाएंगे, ताकि उसकी हालत देखकर पता लगाया जा सके कि आखिर यह निशानात किस किस्म के हैं और किस जानवर के हैं। बादशाह ने हैरत से तीनों की जानिब देखा और फिर कहा, इस वक्त वह लड़की कहाँ मौजूद है? सिपाहियों ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, वह शाही हकीम के शिफा खाने में मौजूद है, बेहोशी की हालत में है। हम उसे उसकी हालत को देख कर लाए हैं ताकि तहकीकात में उस लड़की से भी मदद ले और पूरे मामले को समझे। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोले, वाकई में यह बहुत अच्छा कदम था जो तुम तीनों ने उठाया, लेकिन अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला। चुनांचे हमें इस मामले की मजीद तहकीकात करनी होगी और यह देखना होगा कि यह मामला कौन सा रूप इख्तियार करने वाला है। इसके साथ ही बादशाह ने सिपाहियों से कहा, जब तुम्हारी मदद की जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस वक्त तुम अपने काम पर दोबारा जा सकते हो। सिपाहियों को उनके काम पर भेजने के बाद बादशाह फौरन शिफा खाने की जानिब बढ़ने लगे। शाही हकीम का शिफा खाना महल से थोड़े ही फासले पर था। शाही हकीम फज्र की नमाज के बाद शिफा खाने में मरीजों का इलाज करने के लिए बैठ आया करते थे। बादशाह जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो देखा कि शाही हकीम उस लड़की का इलाज कर रहे थे और उसकी नब्ज देखकर यह मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वह लड़की बेहोश क्यों हुई है और उसके जिस्म पर जो निशानात मौजूद हैं वे किस तरह के हैं। काफी देर तक मुआयना करने के बाद जब वह बादशाह की तरफ पलटे तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, यह लड़की बेहोश हो गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी दवा के ज़ेरे असर सो रही है। जहां तक बात इसके जिस्म पर इस तरह काटने के निशान की है तो यह सांप के काटने के निशान नहीं है। यहां तक कि आपको यह बात बताता चलूं कि सांप इंसान को एक बार डंस कर दोबारा नहीं डंसता। उसे पता होता है कि उसका शिकार उसके एक बार डंसने से ही मौत का शिकार हो जाएगा। यह कैसा सांप है जो इसके पूरे जिस्म पर रेंग रहा है, अपने निशान छोड़ रहा है, और यह लड़की अभी तक जिंदा है। यह मामला इंतहा गंभीर है और मुझे कुछ और ही मामला लग रहा है। बादशाह ने शाही हकीम से पूछा, क्या आप बता सकते हैं यह लड़की कब तक होश में आएगी? शाही हकीम ने लाइल्मी का इजहार किया और कहा, इसके बेहोश होने की वजह मुझे नहीं पता। अगर वजह पता होती तो मैं इसे होश में लाने की कोशिश करता, हो सकता है यह सदमे से बेहोश हो गई हो या किसी दवा के ज़ेरे असर हो। इसे होश में लाना बेकार है। जब यह खुद होश में आएगी तभी हमें सब पता चलेगा।
यानी इस वक्त इस लड़की से कुछ भी पूछना बेकार है। बादशाह ने शाही हकीम से कहा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि शिफा खाने में एक नौजवान लड़की बेहोश हालत में मौजूद है और उसका इलाज हो रहा है। इसके बाद वह शिफा खाने से निकलकर अपने घोड़े पर सवार हुए और उस जंगल की जानिब बढ़ गए। यहां तक कि जब सूरज आसमान पर पहुंच गया तब वह उस जंगल के पास बनी बस्ती तक पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले यह काम किया कि वहां मौजूद लोगों से सवाल करने लगे। उन लोगों में एक बूढ़ा शख्स था जो उस वक्त अपने झोपड़े से निकला था। बादशाह ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। इस वक्त उन्होंने अपना भेष बदला हुआ था। बूढ़ा शख्स जैसे ही उनके पास आया तो बादशाह ने उससे पूछा, यहां इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की के बारे में आपको क्या मालूमात हासिल है? बूढ़े ने नफरत से उस झोपड़ी की तरफ देखा, फिर उस शख्स से कहा, आपको क्या जरूरत है उस लड़की के बारे में पूछने की? यहां उसके बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, न कोई उसकी मदद करता है। बादशाह चौंक गए, फौरन पूछने लगे, मदद की जरूरत क्यों पड़ती है? तब उस बूढ़े शख्स ने खौफजदा अंदाज में चारों जानिब देखा और बादशाह को आगे चलने का इशारा किया। यहां तक कि वह जंगल के दरमियान में पहुंचकर एक पत्थर पर बैठ गया और बादशाह से कहने लगा, दरअसल यहां एक लड़की रहती है। उसके वालिद की वफात अभी महज चंद दिन पहले ही हुई है। असल में उसके वालिद में और मां में अक्सर लड़ाइयां आम थीं और उनकी आपस में ना बनती थी। चुनांचे इस बात को देखते हुए उस लड़की की मां ने यह महसूस किया कि जैसे उनके घर में ऊपरी मसाइल हैं। चुनांचे वह एक जाहिल आमिल के पास पहुंच गई। उस जाहिल आमिल ने उसे अपने शौहर को पिलाने के लिए कुछ कागज दिए। उधर उसके शौहर को उसके किसी जानने वाले ने समझा दिया था कि बीवी से लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, और यह बात उस आदमी के समझ में भी आ गई थी। इसीलिए उसने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। लेकिन उसकी बीवी को यह लगने लगा कि वह उस आमिल से कुछ लेकर आई थी, इसीलिए यह सब हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अब अक्सर वह औरत अपने घर से बाहर रहने लगी, यहां तक कि उसके शौहर को उस पर शक हुआ, और जब उसका पीछा किया तो मालूम हुआ कि वह औरत रोजाना उसी आमिल के पास जाती रहती थी। वह आमिल ऐसी हरकतें कर रहा था कि वह मुसलमान तक न बचा था। उसके शौहर ने जब इस सिलसिले में अपनी बीवी से बातचीत की तो दोनों लड़ने झगड़ने लगे और इसी लड़ने झगड़ने में वह दोनों मर गए। उस वक्त उनकी बच्ची 18 साल की थी। जब सबने यह मंजर देखा तो फौरन अपने घरों की तरफ लौट गए। यहां तक कि एक बार उस 18 साली लड़की को उसके रिश्तेदार लेने आए। उन्होंने जब देखा कि उनके घर में कोई साया वगैरह है तो उनके मसाइल के हल के लिए आमिल ने यह हल बताया कि उसकी शादी पहले एक सांप से कर दी जाए। जब वह 3 रातें मुसलसल उसके साथ गुजारेगा तब जाकर उनके यह सब मसाइल हल होंगे और तब फिर वह एक बेहतर नौजवान से शादी कर सकती है। रिश्तेदारों ने ना जाने क्यों आमिल की बात पर यकीन कर लिया और उसकी शादी एक सांप से कर दी। बूढ़े शख्स ने जब यह कहानी बादशाह को सुनाई तो बादशाह को ऐसा लगा जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई। जहां तक मदद की बात है तो हम में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। जो जाहिल आमिल इसका इलाज कर रहा है उसने हमें साफ तौर पर मदद करने से मना किया है। जो मदद करेगा वह खुद आमिल के गुस्से का शिकार हो जाएगा। इसीलिए हम में से कोई भी उनकी मदद नहीं करता। आज दूसरी रात थी, अब एक और रात गुजर जाएगी। उसके बाद उस लड़की का ताल्लुक सांप से खत्म हो जाएगा और उसकी शादी एक नौजवान से कर दी जाएगी। यह सुनते ही बादशाह के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वह फौरन से उठ खड़े हुए। उनका रुख शाही हकीम के शिफा खाने की तरफ था। यहां तक कि जब वह वहां पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए। वह लड़की होश में आ चुकी थी और बिल्कुल सहमी हुई बैठी थी। बादशाह को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप जल्द से जल्द मेरा मसला हल कर देंगे, जबकि मुझे पूरे 2 दिन अजियत में गुजारने पड़े और आज का एक और दिन भी शामिल है। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, ए नौजवान लड़की, तुमने मुझे उस वक्त अपने पूरे मसाइल से आगाह नहीं किया, लेकिन मैंने तहकीक करके यह मालूम कर लिया है कि तुम्हारी सांप से शादी का क्या मामला है। तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? यह सुनते ही वह नौजवान लड़की अपना सर घुटनों में देकर रोने लगी, यहां तक कि उसकी हिचकियां बंध गईं। उसने बादशाह से रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। मुझे उस वक्त होश आता है जब सांप रात को मेरे घर में आता है और मेरे जिस्म पर अपने तशदूद के निशानात छोड़ता है। इसके अलावा मैं पूरा पूरा दिन बेहोश पड़ी रहती हूं और मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं रहता।
उस दिन जब मैं आपके पास अपना मसला लेकर भाग कर आई थी, उस दिन सांप को आने में थोड़ी ही देर बाकी थी, इसलिए मैंने मौका गनीमत जानकर आपके महल की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन इत्तेफाक से आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। आपको क्या बताऊं, कभी कभी मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे दिमाग को किसी ने अपने काबू में कर लिया है। यह सुनते ही बादशाह ने उस लड़की को आराम करने का मशवरा दिया। फिर उससे सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम्हें मालूम है वह आमिल कहाँ है जो तुम्हारे घर का इलाज करने का दावा करता है? उस लड़की ने बादशाह को बताया, वह आमिल उसी जंगल के आसपास रहता है। मुझे उसका पता मुकम्मल तौर पर याद नहीं, ना ही मैं कभी उसके पास गई हूं। यह सुनते ही बादशाह ने सिपाही को घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया और उस आमिल की तलाश में निकल पड़े। लोगों से पूछते पूछते बादशाह को पता चला कि वह आमिल जंगल में चिल्ला काटता है, इसलिए आपको आज वह जंगल में मिल जाएगा। बादशाह अपने सिपाही के साथ छुपकर उस आमिल का इंतजार करने लगे, यहां तक कि उन्होंने देखा आमिल जंगल में मौजूद था। चारों जानिब आग जलाकर न जाने कौन कौन से अल्फाज निकाल रहा था। फिर वह उठा और हवा में बातें करने लगा। आज मुझे अपना आखिरी दिन उस लड़की के साथ गुजारना है। इसके बाद जो ताकत मुझे नसीब होने वाली है वह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये कहते ही उसने अपना थैला अपने कंधे पर लटकाया। सिपाही ने बादशाह से कहा, यही वह शख्स था जो उस दिन रात के वक्त लड़की की झोपड़ी में दाखिल हुआ था। बाद में हमें कहीं नजर नहीं आया। यह देखते ही बादशाह ने उसका पीछा करने का हुक्म दिया। वह थैला कंधे पर लटकाकर उसी झोपड़ी में दाखिल हुआ जहां वह लड़की मौजूद थी। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी में कदम रखा वह चौंक गया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि झोपड़ी में एक लड़की दुल्हन के लिबास में बैठी थी। आमिल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ नौजवान लड़की, आज मैं सांप बनकर तुझे अजियत नहीं दूंगा, बल्कि आज मैं एक जीता जागता इंसान बनकर तुझसे अपनी हवस पूरी करूंगा। चुनांचे आज तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। ये कहते ही उसने जैसे ही लड़की का घूंघट उठाया वह पीछे हट गया। उसके सामने कोई लड़की नहीं बल्कि एक शख्स था। एक शख्स जिसकी दाढ़ी मूछें थी। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार तेजी से बढ़ते चले गए। गंभीर आवाज में उस शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? आमिल अभी संभल भी नहीं पाया था कि उस शख्स ने अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी और गरजते हुए बोला, मैं जो कोई भी हूं, तुम्हारा खेल जान गया हूं। तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने लाऊंगा। आमिल डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि दरवाजे पर पहले से ही एक शख्स मौजूद है। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये बादशाह थे जो उस वक्त दरवाजे पर खड़े होकर उसके रास्ते में रुकावट बने हुए थे। बादशाह ने गजबनाक आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा मकसद क्या है? आखिर तुम क्यों उस लड़की को अजियत देते हो और तुमने उसकी शादी सांप से क्यों करवाई? आमिल हंसा और गुर्राते हुए बोला, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज की रात आखिरी रात थी और मुझे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। मैं उसे अपनी ताकत के बलबूते पर ढूंढ लूंगा और शैतानी ताकत मेरी मदद करेगी, यहां तक कि उसे बलि चढ़ाकर मैं इस सल्तनत का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसका सारा खेल मिट्टी में मिलने वाला है। बादशाह ने फौरन इशारा किया। ऊपर से एक जाल गिरा और आमिल उस जाल में कैद हो गया। वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया, इसे इसी जाल समेत महल के दरबार में लाया जाए। अगली सुबह पूरे सल्तनत में मुनादी करवा दी गई। बादशाह आवाम से एक अहम खिताब करना चाहते हैं। साथ ही बादशाह ने सिपाही को यह हुक्म दिया, उस लड़की को भी लाया जाए जो इस वक्त शिफा खाने में ज़ेरे इलाज है। अगली सुबह बादशाह महल से एक मैदान में तशरीफ लाए। वहां लोगों का हुजूम देखकर उन्हें यकीन हो गया कि अब उन्हें कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही अपने हमराह एक शख्स को लाने लगे जो जाल में फंसा हुआ था। जैसे ही लोगों ने उस शख्स को देखा, वहां मौजूद औरतों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। वे उसे पहचान चुकी थी। यह उनकी सल्तनत का सबसे मशहूर जाहिल आमिल था। इसके पास औरतें अपने मसले लेकर जाया करती थीं, लेकिन आज उनकी नजरों के सामने उसकी असली हकीकत बेनकाब हो चुकी थी। बादशाह ने उसे जिंदाल में कैद करवाया और सिपाहियों से कहा, इसकी खूब दुर्गत बना दो और पिटाई करो, ताकि सुबह जब इससे पूछताछ की जाए तो यह सब कुछ उगल दे। अगले दिन सिपाहियों ने उसे आवाम के सामने पेश कर दिया। बादशाह आगे बढ़े, उसकी गर्दन पर तलवार रखी और कहा, आज वैसे भी तुझे मौत के गले लग जाना है। चुनांचे तेरे पास मौका है कि तू अपनी सफाई में कोई बात कह सके। लेकिन वह आमिल पुरसुकून था। वह कहने लगा,
मुझे कल रात को ताकतें मिल गई हैं। मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो और वह पागल हो गया है। बादशाह ने उससे पूछा, आखिर इस नौजवान लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है? वह कह कहा लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, इसकी माँ इसके बाप के इलाज के लिए मेरे पास आई थी। मैंने उससे फ़ायदा उठाया और उससे कहा कि तेरा शौहर ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तू मेरे साथ ठीक हो जा, यानी तू मेरे साथ 3 रातें गुजारेगी तो तेरा शौहर हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। वह चूंकि हालात की मारी थी इसलिए उसने मेरी बात मान ली, लेकिन जब पहले दिन वह मेरे पास आई तो उसके शौहर को पता चल गया, यहां तक कि वह दोनों मर गए। लेकिन दूसरी तरफ मैं खुद भी फिक्रमंद था कि मुझे अपनी कुव्वत हासिल करने के लिए उसके साथ 3 रातें गुजारनी थी, लेकिन वह तो चल बसी। हमारे पास एक और रास्ता था। उसकी 18 साला नौजवान लड़की मेरी नज़र में थी। चुनांचे जब उसके रिश्तेदार उसे लेने आए तो मैं बहुत समझदार शख्स बनकर उनके सामने आया और उन्हें डरा दिया। मैंने कहा कि जब तक इसका इलाज नहीं होगा तो जो भी लड़का इससे शादी करेगा वह मर जाएगा। चुनांचे अब इसकी शादी पहले एक जहरीले सांप से कर दी जाए और 3 दिन बाद इसकी शादी किसी भी इंसान से की जा सकती है। उस लड़की के रिश्तेदार ने जैसे ही मेरी यह बात सुनी तो फौरन अमल करने के लिए तैयार हो गए। मैं सांप बनकर इसके साथ जुल्म करता और इसके पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होते, यहां तक कि कल रात को मेरा आखिरी वार इस पर होना था। उसके बाद इसकी मौत हो जानी थी, लेकिन ना जाने कैसे इसने मुझसे छुपकर बादशाह को इस बात की भनक दे दी। लेकिन मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूं और मैं उन सबको जलाकर राख कर दूंगा। ये कहते ही उसने जैसे ही अपना हाथ बुलंद किया और कुछ मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो उसके मंत्र ने बिल्कुल भी काम ना किया। बादशाह मुस्कुराकर आगे बढ़े, उसकी गर्दन पर तलवार जमाई और कहने लगे, तुम क्या समझ रहे थे तुम्हारा वास्ता एक बादशाह से है, जो सल्तनत का बादशाह ही नहीं बल्कि आवाम का खादिम भी है। उसने पहले ही तुम्हारी जैसी शैतानी कुव्वतों के खात्मे के लिए एक नेक मौलाना साहब का इंतखाब कर लिया है। अब तुम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही साथ उन्होंने औरतों से कहा, कभी भी अपने मसाइल के हल के लिए किसी ऐसे शख्स के पास ना जाएं जो गैर इस्लामी और गैर शरई काम करने का हुक्म दे या किसी ऐसी बात का मुतालबा करे जो इस्लामी अहकामात के दायरे में नहीं आता। अगर कोई ऐसा शख्स आपको नज़र भी आए तो समझ जाएं कि वह एक जाली आमिल और फ्रॉड है। लोगों को लूटने के अलावा उसे और कुछ भी नहीं आता, यहां तक कि वह रिश्तों में दरार डाल देता है। अपने मसाइल के हल के लिए सिर्फ नेक लोगों के पास जाएं जो आपको कुरान और सुन्नत का तरीका बताए, और आज के बाद सल्तनत में ऐसा कोई भी शख्स दिखाई नहीं देना चाहिए। बल्कि मैं सल्तनत का बादशाह बजाते खुद ऐसे हर शख्स की नफ़ी करता हूं। मैं हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करूंगा जिसने किसी भी किस्म की शैतानी कुव्वत हासिल करने के लिए लोगों को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। यह कहते साथ ही बादशाह ने सबके सामने उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। यूं वह जाहिल आमिल अपने अंजाम को पहुंच गया जो अपने फायदे के खातिर अपनी शैतानी कुव्वतों को बहाल करने के लिए उस लड़की पर सांप बनकर जुल्म करता था, ताकि वह किसी की नज़रों में बुरा भी न बने और अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सके। बादशाह ने उस नौजवान लड़की की शादी अपने वफादार सिपाही से करवा दी और उसका मुकम्मल इलाज करवाया, ताकि आइंदा भी उसे अपनी जिंदगी में किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। यूं बादशाह ने अपनी अक्लमंदी से एक पेचीदा मसले को इंतहा आसानी से हल कर दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में करीब लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर लें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शाहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।